आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हर सियासी दल अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटा है। चुनाव से पहले यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM एक्टिव हो चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान करने के साथ ही यह भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने से भी गुरेज नहीं करेगी। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंगलवार को पटना पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी गैंगस्टर अतीक अहमद को टिकट देगी। और पिछले दिनों जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ओवैसी की पार्टी का दामन थाम लिया था और इसके बाद से ही एक तरह से यह स्पष्ट हो गया था कि ओवैसी की पार्टी यूपी चुनाव में अतीक अहमद को अपना उम्मीदवार बनाएगी। और असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अतीक अहमद चुनाव लड़ने के लिए कानूनी तौर पर स्वतंत्र हैं। अतीक अहमद के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ सकते हैं और हमारी पार्टी उनको टिकट देगी। ओवैसी ने इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि अतीक अहमद के साथ साथ उनकी पार्टी जेल में बंद मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन को भी अपनी पार्टी में टिकट देने के लिए तैयार है। मतलब सत्ता के लिए ओवैसी कुछ भी करेंगे। अपराधियों को टिकट देकर ओवैसी क्या बताना चाहते हैं और ओवैसी जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर के लगातार जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उसको लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि प्रदेश के अंदर अगर दागी छवि वाले नेताओं को अगर कोई भी पार्टी मैदान में उतारती है तो क्या उससे उस राजनीतिक दल की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? असदुद्दीन ओवैसी के दिए गए इस बयान के बाद अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अलग अलग नेताओं का इस पर कहना क्या है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। नफरत, सांप्रदायिकता और भड़काऊ बयानबाजी पर आधारित है। अपने इसी विभाजनकारी एजेंडे के साथ वो उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। वो उनके इस विभाजनकारी एजेंडे को पहचानती है। ये वही लोग हैं जिनके मंच से कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कभी इनके भाई नारा देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुस्तान तुमको औकात बता देंगे। ऐसे लोगों को जनता भली भांति जानती और पहचानती है। ये वो लोग हैं जिनके मुंह पर संविधान है लेकिन दिल में तालिबान रहता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ओवैसी को उत्तर प्रदेश में लाकर उलूल जुलूल बयान दिलवाना फितरत बन चुकी है भाजपा की। सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए जमीन तैयार करना ओवैसी का मकसद है। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान और महिलाएं भाजपा सरकार से जो वादे 2017 में बीजेपी ने किए थे उस पर वो उसका हिसाब किताब करेंगे। बीजेपी की कोई भी साजिश कामयाब होने वाली नहीं है। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वो उस राज्य में चुनाव लड़के और इस तरीके के बयान देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी के बीच की नूरा कुश्ती को अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोगों को भी उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। उनके प्रकार के दिए गए किसी भी बयान पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार कोई असर नहीं होने वाला है। 2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2017 का मैं आपका 2017-18 का फिगर दे रहा हूं। कितने घर दिए मुसलमानों को? आपने 10 दिए। पूरे उत्तर दागी छवि वाले कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दल। इसको लेकर के कई राजनीतिक दल तो इससे किनारा कर चुके हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को वो स्वतंत्र हैं क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए, और इसलिए वो अपनी पार्टी से उनको चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अतीक अहमद को आप ओवैसी जो है अपनी पार्टी के जरिए टिकट देंगे और चुनावी मैदान में उतारेंगे। और इसी बात को लेकर के संकेत भी उन्होंने दिए हैं कि आप जो दागी छवि के एक और आप नेता हैं, या कह लीजिए कि एक और शख्स जो कि मुख्तार अंसारी, उनको भी वो चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ये उनका
अधिकार है, ये उनकी स्वतंत्रता है और वो स्वतंत्र हैं किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके वो चुनावी मैदान। और अब इसी सब चीजों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बाकी राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही होगा, वो सब इससे किनारा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में नजीर पेश की जाएगी? क्या इस बार के चुनाव के अंदर सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के कहेंगे कि दागी छवि के नेताओं को अपनी पार्टी के अंदर वो शामिल नहीं कराएंगे? लेकिन ओवैसी आखिर क्यों कह रहे हैं? आखिर ओवैसी का मंतव्य क्या है? और ओवैसी अगर ऐसी दागी छवि के नेताओं को अपनी पार्टी से टिकट देती है तो इसका फायदा कितना ओवैसी को मिलेगा या कितना नुकसान इससे होगा उनको, और साथ ही साथ इसका असर बाकी राजनीतिक दलों पर कितना होगा? हालांकि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की तरफ से यह साफ किया जा चुका था कि वो किसी भी दागी छवि के नेताओं को अपनी पार्टी से टिकट नहीं देंगी। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे बयान भी सामने आए थे। उसके पहले यह देखा गया था कि उनकी पार्टी के भीतर भी ऐसे कई नेता थे जो कि दागी छवि के थे, चुनावी मैदान में उतरते थे, जीतते थे। लेकिन अब इस बार बसपा सुप्रीमो की तरफ से जो किनारा किया गया ऐसे दागी छवि नेताओं को अपनी पार्टी से दूर रखने को लेकर के, चुनावी मैदान में ना उतारने को लेकर के, आखिर इसकी रणनीति क्या है? क्या इसके पीछे का मकसद है? ये सभी लोग जानना भी चाहते हैं और आम जनता के जहन में यह सवाल भी होगा कि आखिर क्या इसके पीछे कारण है। हालांकि अक्सर देखा जाता रहा है, इसको लेकर के शिकायतें भी मिलती रही हैं कि दागी छवि के जो नेता हैं या जो दबंग तरीके के जो लोग हैं वो इलाके के अंदर अपना दबदबा बना करके, दबाव डाल करके वोट दिलवाते हैं, जीतते भी हैं और सदन तक पहुंचते भी हैं। और इसीलिए इस बार उनका बायकॉट किया जा रहा है। जनता यह चाहती है कि साफ छवि के जो नेता हैं वो चुनावी मैदान में उतर सकें और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी की जा चुकी है, इसका जिक्र भी किया जा चुका है। अलग अलग राजनीतिक दलों को लेकर के जनता भी सवाल करती रही है कि कब तक हम दागी छवि के नेताओं को अपने बीच में देखते रहेंगे, क्यों नहीं उसको दरकिनार कर दिया जाए। और इसकी शुरुआत इस बार राजनीतिक दलों के द्वारा की गई है। लेकिन अभी भी ओवैसी की पार्टी ये कह रही है और ओवैसी ये कह रहे हैं खोल करके कि वो ऐसे दागी छवि नेता जो कि स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, वो अपने पार्टी के जरिए उनको मैदान में उतार सकते हैं, चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन इसका मकसद क्या है? क्यों वो ऐसा करना चाहते हैं? क्या उस दबंगई के जरिए वो चुनाव जीतना चाहते हैं? चुनाव जीतना ही सिर्फ एकमात्र मकसद अब राजनीतिक दलों का रह चुका है या और इसके पीछे, क्योंकि बाकी दलों के द्वारा अगर किनारा किया जा रहा है तो इसमें कितना किसको फायदा होने वाला है, कितना किसको नुकसान होगा, अलग अलग राजनीतिक दलों का इस पर कहना क्या है। और साथ ही साथ इसमें हम आपको जरा सियासी गणित भी दिखा रहे हैं कि यूपी के रण में अगर AIMIM की हुंकार अगर भरी जाती है, मुख्तार अंसारी को टिकट देने के लिए तैयार है अगर ओवैसी, यूपी में दरअसल बीजेपी के 37% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, अतीक अहमद को उम्मीदवार ओवैसी बनाएंगे अपनी पार्टी के जरिए, तो यह भी एक संकेत मिल रहे हैं। ओवैसी का ऐलान है 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इन 100 सीटों पर अगर इसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट सर्वाधिक है तो कारण इसके पीछे क्या है? क्या इन्हीं सभी चीजों को वो आधार बनाएंगे? और पहले से ही जो ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर के विपक्षी खेमा सवाल उठाता रहा है और विपक्षी खेमे की तरफ से सवाल उठाया यह भी जा रहा है कि ओवैसी को उत्तर प्रदेश में ला करके ध्रुवीकरण की राजनीति कर भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्लान को कामयाब करना चाहती है। यह कहा जा रहा है कि यह बीजेपी की बी टीम है, लेकिन कितना यह सही है, कितना इसमें तथ्य है या इसके पीछे और क्या क्या चीजें हैं, जरा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दौरान कई सवाल उठ रहे हैं, सवालों के इस घेरे में अलग अलग राजनीतिक दल आ चुके हैं। जनता बार बार अब यह सवाल पूछ रही है कि आप आपराधिक छवि के नेताओं को आखिर हम कब तक देखेंगे, हम कब तक उनको टिकट देते रहेंगे, राजनीतिक दल कब तक उनको आगे बढ़ाते रहेंगे, जनता के बीच में पहुंचाते रहेंगे, सदन तक पहुंचाएंगे जहां पर वो अपनी आवाज आप अपने हितों के लिए उठाएंगे, बल्कि जनता के लिए कोई सोचना नहीं होता। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि जितने भी दागी छवि के नेता हैं उनका विधानसभा के भीतर कोई अच्छा परफॉर्मेंस तो रहा नहीं है, और बल्कि उससे उनके जो राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं आंच आती रही है आरोपों को लेकर के। तो ऐसे में क्या यही एक बड़ा कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से किनारा कर लिया गया ऐसे दागी छवि नेताओं को लेकर के? क्या यही अब बाकी राजनीतिक दल भी करना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ ऐसे ही नेता भी हैं जिनके ऊपर कई अलग अलग मामले दर्ज हैं, कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे अन्य राजनीतिक दल जिनके नेताओं के ऊपर कई चार्जेस हैं, कई मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या ऐसे में जो सभी राजनीतिक दल हैं इन सभी चीजों को और प्राथमिकता के तौर पर देखा जाएगा कि कौन सा नेता किसके ऊपर कितने चार्जेस हैं, और अगर गहनता के साथ गंभीर अगर उस पर चार्जेस हैं तो क्या उनको इस बार के चुनाव में मैदान में उतारने की कोशिश होगी? और साथ ही साथ क्या इस बार ऐसे नेताओं का और खास करके दागी छवि के नेताओं का बायकॉट करने की तैयारी अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा की जाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है।
तो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे हम सवाल करेंगे। अलग अलग राजनीतिक दलों से नेता होंगे। सवाल यही कि आखिर क्या चुनाव के अंदर जीत हासिल करना ही सर्वोपरि है? क्या जनता के हितों को दरकिनार करके आप किसी भी आपराधिक छवि के नेता को मैदान में उतार सकते हैं? क्या इसके लिए आपकी पार्टी की जो विचारधारा है, आपकी पार्टी की जो सोच है, उसको आप साइडलाइन कर सकते हैं? सिर्फ जीत एकमात्र लक्ष्य होता है? यही एक बड़े सवाल हैं जो कि लगातार जहन में भी हैं और जनता भी ये जानना चाहती है। और अलग अलग राजनीतिक दलों का इस पर स्टैंड क्या है? और वैसे ही अब जिस तरीके से आपराधिक छवि के नेताओं को अपनी पार्टी में आप ज्वाइन करा करके उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, तो क्या इससे आने वाले समाज में या लोगों में क्या इसका संदेश आएगा? ये कई चीजें हैं, जरा उनको समझ लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मधुकर पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मधुकर जी, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ कार्यक्रम में है। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जनार्दन जी, बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता प्रितपाल सिंह सलूजा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सलूजा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में हरीश श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। राजनीतिक दल इस बार किनारा करना चाहते हैं ऐसे छवि के नेताओं की जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति है। आपराधिक छवि के नेताओं को साइडलाइन करना चाहते हैं। बसपा सुप्रीमो ने इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन ओवैसी जैसे राजनीतिक दल या फिर ऐसे लोग जो कि अपनी पार्टी के अंदर उनको शामिल कराना चाहते हैं, चुनावी मैदान में भी उतारना चाहते हैं, इसके जरिए मकसद क्या है? और आपको लगता है कि इस बार जनता भी चाहेगी कि ऐसे आपराधिक छवि के नेताओं को दरकिनार करना चाहिए, साफ छवि के लोगों को मैदान में उतारना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी इस पर कितना कटिबद्ध है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो प्रारंभ से ही अपराधियों के राजनीति में प्रवेश की खिलाफत करती रही है और राजनीति के अपराधीकरण की खिलाफत करती रही। आप भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से देखिए कि इस पे स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल जिनका जनता में कोई जनाधार नहीं है, जनता में उनकी कोई पैठ नहीं है, इस तरह के तौर तरीके अपनाते हैं कि कहीं अपराधियों को, कहीं माफियाओं को, दबंग लोगों को, छवि के लोगों को टिकट देके किसी तरह से वो अपना एक राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराना चाहते। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने अनेक बार इन अपराधियों को पूरी तरह से नकारने का काम किया है और ओवैसी जैसे लोग जो एक सांप्रदायिक के आधार पर एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके लोगों में, जनता के बीच उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, मुझे ये पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे किसी भी ताकत को उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्पेस नहीं देगी जो सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने की कोशिश करते हैं, जो तरह तरह से सामाजिक विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की वो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता पूरी तरह से नकारेगी। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड पहले से ही बहुत स्पष्ट रहा है। किसी भी अपराधी को, किसी भी माफिया को, किसी भी दुर्दांत अपराधी को भारतीय जनता पार्टी न तो टिकट देती है और न ऐसे लोगों को राजनीति में स्थान देती है। मधुकर पांडे जी, मैं जरा जल्दी से आपसे जवाब लेना चाह रहा हूं। आपराधिक प्रवृत्ति के, आपराधिक छवि के जो लोग हैं, इस बार राजनीतिक दल उनसे किनारा करना चाहते हैं, लेकिन हर राजनीतिक दल के भीतर कोई ना कोई ऐसे नेता होते हैं जो दबंग किस्म के होते हैं और उनकी छवि जनता के बीच में गलत होती है, मैसेज गलत जाएगा। ये एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबसे पहले जनता के बीच में ऐसे नेताओं को पहुंचाया जाए कि उनकी ऐसी छवि ना हो, दबंगई किस्म के लोग ना हो। ऐसा ना हो कि जनता के द्वारा वो चुनकर के पहुंचे लेकिन दबाव के जरिए पहुंचे, दबाव बना करके जनता से वोट हासिल की जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का यह कहना है कि उनकी पार्टी के भीतर तो यह पहले से ही तय था कि आपराधिक छवि के नेताओं से या लोगों से किनारा किया जाएगा, दूरी बनाई जाएगी। मधुकर पांडे, मधुकर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मधुकर जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन मैं जरा जल्दी से प्रितपाल सिंह सलूजा जी, आम आदमी पार्टी जो कि अपने आप को कहती है कि साफ छवि के नेता हैं, दिल्ली के अंदर सरकार भी इसी आधार पर बनाई गई, उत्तर प्रदेश के अंदर आप शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा आधार क्या होगा? और जो मौजूदा वक्त में ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो अभी प्रवक्ता बैठे हुए थे भाजपा के, उन्होंने तो साफ कर दिए सारी बातें।
उन्होंने तो कह दिया कि उनकी पार्टी में कोई भी दागी नहीं रहा है 2017 के चुनाव में जो जीत के आए थे। शायद उनको पता नहीं है जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, और इन्हीं के जो जीते हुए विधायक थे जो उत्तर प्रदेश में अभी सरकार पे आसीन है, कई मंत्री भी उसमें से हैं, 114 ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं अलग अलग थानों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जिस पार्टी का आप आज नाम ले रहे हैं, जिसपे आज इतनी बड़ी डिबेट हो रही है, तो ओवैसी ने इस बात को कहा कि वो यहाँ पे दागी अगर कोई होगा तो उसको भी हम उतारेंगे चुनाव में। बहुत बड़ी बात नहीं है। साध्वी प्रज्ञा जिसको 2008 में न्यायालय ने, जो एनआईए की न्यायालय थी, उसने उनको अपराधी घोषित कर दिया था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ताकत का दुरुपयोग करते हुए उसी एनआईए से उनको क्लीन चिट दिलवा दिया और भोपाल से उनको सांसद भी बनवा दिया। तो ये ओवैसी जिस दम पे, जिस खम पे इस बात को कह रहे हैं, लोगों को ये जान जाना चाहिए। अब समझ भी चुके हैं लोग कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और बी टीम के तौर पर वो सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, आप पीछे आप देख लीजिए, बिहार का चुनाव ले लीजिए, बिहार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जितना लाभ ओवैसी के कारण मिला, आप बंगाल में ले लीजिए। तो ये सब जो है दगे हुए कारतूस हैं। अब सब जनता समझ चुकी है, जनता को अपने जरूरतों से सरोकार है। कल मैं अयोध्या में था, कल तिरंगा यात्रा अयोध्या में निकली, जो श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। वहां पे चारों ओर सड़कों पर तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा था। वहां लोगों को अब समझ में आने लगा था, जो इस समय सत्ता का केंद्र है अयोध्या, वहां पे तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी ने निकाली और भरपूर आपके चैनल ने भी चलाया, कितनी भीड़ थी वहां पर। अब लोग अपने जो जरूरतें उनके सरोकार अब होने लगा। अब वो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या ओवैसी कोई भी पार्टी हो, वो उनको उनके जरूरतों से सरोकार नहीं रखती है। जो जरूरतों से सरोकार रखने वाली पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में हमने करके दिखाया, वही उत्तर प्रदेश की धरती आप पर ये भी कहना हम चाहते हैं उनकी कि जो आम आदमी आम पार्टी आदमी के से भीतर कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी सी मॉडल पे टिकट देती है। अगर क्रिमिनल केस होगा तो टिकट नहीं मिलेगी, कैरेक्टर लेस होगा तो टिकट नहीं मिलेगी, अगर पब्लिक से कनेक्ट नहीं होगा तो टिकट नहीं मिलेगी। और आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में आपके जितने भी नेता हैं, कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो? बिल्कुल बिल्कुल। 33 से ज्यादा जो हमारे विधायक थे दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तौर पे उन पे मुकदमे दर्ज कराए थे। सभी के सभी न्यायालय द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बाकी नेता भी कहते हैं, जब उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि विपक्षी खेमे के द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, जबरदस्ती उनके ऊपर मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। आरोप लगेगा, नहीं, आरोप लगना और न्यायालय पे जाकर आपको बाइज्जत बरी हो जाने में दोनों में फर्क है। आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन नहीं है न्यायालय कि आप किसी अपराधी को ला रहे हैं और इधर से कुछ साफ निकला। नहीं, न्यायालय के अंदर पूरी जांच। नहीं तो आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कौन सा तरीका है कि अगर उनके नेताओं के ऊपर कोई भी सवाल उठाए या उनके ऊपर अगर चार्जेस हैं तो वो गलत हैं? बिल्कुल, अगर हैं कोई चार्जेस ऑन चैनल आप मुझे बताएं, मैं उनका इस्तीफा कल आपके चैनल पे लाइव चलूंगा। चलिए, मैं जरा जवाब ले लेता हूं, मैं जरा जल्दी से जवाब लेता हूं। हरी जी जरा जवाब दीजिए। तो जो लोग प्रज्ञा ठाकुर की और उत्तर प्रदेश के जो दुर्दांत अपराधी हैं उनकी अगर तुलना करता है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई मानसिक खोखला। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने मुकदमे श्रीमान जी? और योगी आदित्यनाथ जी की भी जो 27 मुकदमे, जिसमें से 17 मुकदमे संगीन धाराओं में है। प्रीतपाल जी, अगर जरा सा भी कोई राजनीतिक सोच रखता होगा तो इस तरह की बात नहीं करेगा जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है इस बात को। राजनीतिक आंदोलनों के कारण अनेक राजनीतिक जो लोग हैं उन पे मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसके कारण उनको आप अपराधी अगर नहीं, राजनीतिक मामले तो उन्होंने 2017 में सारे हटा लिए थे अपने ऊपर से। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने साथ अपने मुख्यमंत्री और जितने नेता थे सभी के जो राजनीतिक मामले थे उसको हटा दिया था। सर, अगर ये ऐसे मुकदमे अपने आप हटवा लेते तो ऐसे चार्जेस अपने ऊपर लगने ही क्यों देते ना? नहीं, अभी 27 मुकदमे वो संगीन अगर उनके अधिकार क्षेत्र में है, अगर उनके अधिकार क्षेत्र में है, कोर्ट के अंदर चैलेंज होता है और अगर उनको इस सब चीजें से आप उनको निजात मिलती है। बिल्कुल, उन्होंने राजनीतिक मामले सब हटा लिए थे। संगीन धाराओं जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर आज भी चल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर आज भी चल रहे हैं। प्रीतपाल जी, आप जैसे लोग इतनी सतही व्याख्या करते हैं,
उसको आपको तो उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने वाली, जो आपके मंसूबे हैं बिल्कुल देगी, उनको बिल्कुल देगी। 40 लाख वोट लेके हम पंचायत चुनाव में आए हैं। अभी जनता पार्टी अभी हमेशा निकट भविष्य में जो पंचायत चुनाव हुआ है, जो भाजपा को तीसरे नंबर पे पहुंचाने वाले हैं, वो आम आदमी पार्टी ही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और दिग्विजय सिंह की जो राजनीति थी कि वो हिंदुओं को भी आतंकवादी साबित करना चाहते थे, जिसके तहत एक षड्यंत्र तो जनता उनको जवाब दिया। जनता तो कहीं ला ही नहीं रही ना कांग्रेस को। वही भाजपा का होने वाला उत्तर प्रदेश में। वो खारिज हुए। प्रज्ञा ठाकुर को अगर आप इन उत्तर प्रदेश के दुर्दांत माफियाओं और अपराधियों से, जिनके ऊपर 100 केस हैं और जघन्य अपराधों के केस हैं, उनसे अगर इक्वेट करेंगे तो इससे ज्यादा दिमागी कोई खोखलापन नहीं होगा। हम सबको, हम सभी सार्वजनिक जीवन में है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर बड़ी चिंता व्यक्त की है। सभी को, जो भी राजनीति में, समाज में शुचिता के हामीगर हैं, उनको आगे आना चाहिए। और इस बार योगी आदित्यनाथ जी को टिकट नहीं देगी भाजपा। केशव प्रसाद मौर्य को टिकट नहीं देने वाली क्या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री हैं। आपके होंगे सम्मानित, हमारे लिए तो क्रिमिनल है वो। नहीं, योगी आदित्यनाथ हमारे लिए मैं एक वोटर के आधार पे आपसे कह रहा हूँ, जिनके ऊपर 27 मुकदमे चल रहे हो संगीन धाराओं में, वो कैसे स्वच्छ हो सकते हैं? ये निहायत निंदनीय है। जिस तरह की मैं थोड़ा ठीक है सर, मैं मधुकर पांडे जी भी, मधुकर पांडे भी हमारे साथ हैं। मैं जरा मधुकर पांडे को भी शामिल कर रहा हूँ। आपको भरपूर जवाब देगी, आपको बताएगी कि आप ठीक है प्रीतपाल सिंह जी, बिल्कुल देगी, बिल्कुल हरी जी ठीक है। मधुकर पांडे, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कई ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के सवाल उठते रहे हैं। हर राजनीतिक दल के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये बड़ी अच्छी बात कही है कि सभी राजनीतिक दलों के भीतर अगर ऐसा कोई भी नेता होता है तो उनके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए और हमें कम से कम चुनाव में उनको नहीं उतारना चाहिए। ये परिपाटी शुरू होने लगी है और ये बड़े अच्छे संकेत भी हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है कि अपराधियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग देखें कि सबसे अधिक अपराधी आज भारतीय जनता पार्टी में है। पहले से जो थे, उसके बाद सरकार बनने के बाद सारे अपराधी वहीं चले गए, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि वहां रहने से वो सुरक्षित है। उनको ऐसा महसूस होता है कि वहां रहने से वो सुरक्षित हैं और वहां रहने से वो सुरक्षित हैं। और 37% सदन में अगर अपराधी हैं तो कहीं न कहीं ये चिंतनीय विषय है और ये तय होना चाहिए कि जो संगीन धाराओं में जो लोग हैं उन्हें नहीं टिकट दे कोई पार्टी। सर इसलिए तो सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने तो स्वीकार किया, उन्होंने तो कहा कि दरकिनार करना चाहिए, लेकिन आप भी तो स्वीकार कीजिए कि आपकी पार्टी के भीतर भी हैं ऐसे नेता, उनको नहीं देंगे टिकट। देखिए कांग्रेस तो कभी इस बात का समर्थन नहीं करती। नहीं, आप ये बोलिए ना कि टिकट भी नहीं देंगे, मैदान में नहीं उतारेंगे उनको चुनावी मैदान में। कांग्रेस समर्थन नहीं करती। सर समर्थन ना करने की बात नहीं है ना, आप ये कहिए खुल करके, आप ये खुल करके कहिए कि ऐसे दागी छवि के नेताओं को, जिनकी आपराधिक छवि है, उनको हम चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे। राजनीतिक बनने वाली सरकारें, बनने वाली षड्यंत्र के तहत मुकदमा कायम करती हैं, तो इसकी समीक्षा तो करनी पड़ेगी। और अपराधी भारतीय जनता पार्टी, और जिस पार्टी की बात आप बात कर रहे हैं वो तो भारत, जिसको इस तरह, ये तो स्ट्रेटजी का हिस्सा। आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी कि वो बीजेपी की बी टीम है, आप ये लगा, वो तो संचालित वहीं से हो रहे हैं, बयान आ रहे हैं जिस तरह के। चलिए मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। ये कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी आपकी बी टीम है। कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता पाने के लिए कहा जा रहा है, आरोप नहीं, जो अनर्गल प्रलाप है लोगों को भाजपा की बी टीम बताने, राजनीतिक सोच के इससे ज्यादा खोखलापन और कुछ नहीं हो सकता। कोई कांग्रेस ने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया। पांडे जी आपको जवाब भी मिलता है और कोटा की बात लोगों में बंटवारा किया तो कांग्रेस की पार्टी के नेता। सर मधुकर पांडे जी सुनिए ना, ये जो आतंकवाद की जो परिभाषा है, हाँ, अगर आप एक आतंकवादी को किसी धर्म विशेष के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं तो हिंदुओं को क्यों जोड़ गया फिर? सोचिए, आप तो कंधार तक छोड़ कर किया है आप। चलिए ठीक है, मैं जनार्दन मिश्रा जी और जिस खड़े हुए हैं कह तो रहे हैं कि हम अपनी पार्टी से ऐसी आपराधिक छवि के नेताओं को चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे, लेकिन दबी सभा में ये भी नहीं कहते हैं कि जो बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके ऊपर अलग अलग चार्जेस हैं उनको उनकी टिकट हम कैंसिल कर पाएंगे। करते हैं और राजनीतिक पार्टियों से हैं तो ये बेईमानी है।
आज जो टिकट का बंटवारा होता है वो विनेबिलिटी के आधार पे होता है कि किसको कितने जीतने की संभावना है उसको टिकट दिया जाएगा। वहां पर आप देखिए कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड को और उन चीजों को नहीं तवज्जो देती हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हर राजनीतिक पार्टी, किसी भी आप पार्टी को ले लीजिए जिसमें खुद आपराधिक छवि के नेता हैं, तो वहां पर यह कहा जाएगा कि ऐसे लोगों पे आरोप लगा दिए जाते हैं राजनीतिक दुर्भावना के कारण। लेकिन वही जब दूसरे पार्टी का व्यक्ति होगा तो उसमें कहा जाएगा कि नहीं, ये आदमी तो पहले से क्रिमिनल है। तो और दूसरी चीज है, एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है जो हम इस चैनल के माध्यम से उठाना चाहते हैं कि इस तरह के इस छवि के नेता जब आते हैं तो कहीं न कहीं जनता भी उनको भरपूर समर्थन देती है और वो जाकर संसद तक पहुंचते हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न बनता है कि जितनी राजनीतिक पार्टियों की इसमें रहती है, जनता भी उनको वैसे ही समर्थन देके पहुंचाती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मैं इसी सवाल पर आऊंगा, मैं वापस इसी सवाल पर आऊंगा, लेकिन यहाँ एक चर्चा की तरफ रुख कर लेते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही कि अगर आपराधिक छवि के नेताओं को कोई भी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतारता है तो जनता का साथ क्यों मिलता है? क्या किसी दबाव की वजह से यह सब होता है? जनार्दन मिश्रा जी, जरा जल्दी से मैं इस पर आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं बाकी राजनीतिक दलों का रुख करूंगा। लेकिन सबसे पहले रिएक्शन, आखिर जनता के मन में क्या दबाव रहता है? परिवर्तन तो हर कोई चाहता है, कोई भी आम नागरिक नहीं चाहता कि आपराधिक छवि का नेता सदन तक पहुंचे, उनके लिए जो विकास के काम होने चाहिए वो ना करवा पाए, प्रदेश के अंदर विकास ना हो पाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। लेकिन क्यों फिर वोट दिया जाता है? सही कह रहे हैं। देखिए, उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो भय है और दूसरा लालच है। दो चीजों से ये जितने भी आपराधिक छवि के लोग हैं वो अपने आप को बीच में, जनता के बीच में पिरोते हैं। भय जिनको जहां पर जैसे जिसकी व्यवस्था करनी होती है वहां करते हैं, और ऐसे लोग जो है दूसरों की मदद भी करते हैं। आज देखिए, मुख्तार अंसारी का नाम बहुत चर्चा में है, लेकिन उनका पूर्वांचल की कुछ सीट पर अच्छा खासा प्रभुत्व है। उसका कारण यही है, लोग उनसे कनेक्ट इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को कुछ सहायता, कुछ लाभ, कुछ किसी तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया है। तो इस चीजों में देखिए, हम लोग जो बात करते हैं शुचिता की, हम लोग बात करते हैं शुद्धता की, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमें जनता के रूप में भी एक ऐसे आदमी को चुनना है जो कम से कम जिसकी छवि दागदार ना हो और उसमें अपने पर्सनल लाभ या पर्सनल लालच या पर्सनल उसके लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक तौर पर अगर कोई भी ऐसा राजनीतिक पार्टियों को आपराधिक छवि के जो उम्मीदवार हैं उनकी सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन इसमें आधार क्या होना चाहिए? मधुकर पांडे, मैं जरा जल्दी से इस पर आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। आधार क्या होना चाहिए? आप तो कह रहे हैं कि अगर कोई राजनीतिक दल उनके ऊपर बेवजह अगर उनके ऊपर मामले दर्ज करवाता है तो ये किस श्रेणी में आना चाहिए? फिर आज सदन में प्रतिशतता देख लीजिए, कांग्रेस में 0% मिलेगा और सबसे सत्ताधारी दल में मिलेगा, सबसे ज्यादा क्रिमिनल उसी में है। फिर भी उसके बाद ये लोग बात ऐसी करते हैं। हमारा कांग्रेस तो ये मानती है कानून बने इस देश के अंदर और एक क्राइटेरिया तय हो, जिस क्राइटेरिया में जो फुलफिल नहीं करता वो बाहर रहेगा चुनाव। लेकिन सत्ताधारी दल इस बात से सहमत नहीं है, वो तो चाहते हैं। और ये प्रोपेगेंडा इसलिए खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो, तो ये विषय ही गलत है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आजाद, जो इनकी संस्था है हिंदू महासभा, आजादी के पहले मुस्लिम लीग के साथ समर्थन से सरकार में थी बंगाल में, आज ये MIM को परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लड़ा करके मुस्लिम वोटों का बंटवारा करना है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण है, ये तो राजनीतिक चोचलेबाजी है। और इस पर स्पष्ट हम तो उम्मीद करते हैं, पत्रकारिता जगत को ये मानता हूं कि सबसे ये चौथा स्तंभ है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये गलत तरीका है और मैं निश्चित रूप से कांग्रेस किसी भी आपराधिक कृत्य के लोगों का समर्थन नहीं करती। जिन पर संगीन अपराध है उन्हें मेरा लेकिन सवाल, मेरा शुरुआत से सवाल सर एक ही है। ठीक है, आप समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये भी तो साफ कीजिए ना कि आप अगर चुनावी मैदान में आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी किसी भी दागी छवि के नेता को मैदान में नहीं उतारेगी। साफ कर दीजिए आज इस मंच से। नहीं, बिल्कुल नहीं देगी, लेकिन शर्त ये है कि अगर उन पर शर्त नहीं सर, ये आप तो क्या कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है, लेकिन टर्म कंडीशन के साथ अगर अब इसमें भी कोई शर्त है? के साथ ड्रॉबैक ये है कि 89 सत्ता से जो लोग सत्ता में रहे हैं उन लोगों ने मजबूत नेताओं के ऊपर मुकदमे भी कायम किए हैं, सच्चाई है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। तो वो जो लोग राजनीतिक लोग हैं उन पे आपराधिक मुकदमे अगर सत्ता में रहने से, सत्ता के लोग जो होता है
दोषपूर्ण कारणों के कारण अगर दायर किए हुए हैं, मुकदमा लिखाया गया है, तो ऐसी स्थिति में तो उनको हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपराधिक कृत्य के लोगों को कांग्रेस टिकट नहीं देगी, उनका समर्थन नहीं करती है। मतलब इस बात से हम सहमत हैं और हमको लगता है कि पूरा देश सहमत है। आज सदन की जो स्थिति है उसमें कौन आपराधिक चरित्र का है, आप ढूंढिए देखिए। तो अभी आपके साथी कह रहे थे, आप नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप देखिए, संख्या देख लीजिए, प्रतिशतता देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे अधिक मिलेंगे, और जो बाहर दूसरे दलों में थे, सत्ता में आने के वो बाद प्रीतपाल सिंह जी, मधुकर पांडे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर कोई भी नेता ऐसा होता है तो उसको आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर वो चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे, और उनकी पार्टी के भीतर ऐसी आपराधिक छवि का कोई नेता नहीं है। प्रीतपाल, सबसे ज्यादा देश के ऊपर किसी ने राज किया वो कांग्रेस थी। इसी उत्तर प्रदेश की धरती पे कांग्रेस का भी राज रहा है, कई वर्षों तक रहा। 2017 का चुनाव अगर हम लोग ले लें तो 114 अगर भाजपा के दागी विधायक थे तो 14 सपा के भी थे, 4 बीएसपी के भी थे और 1 कांग्रेस का भी था। आम आदमी पार्टी जो जनता से सरोकार जो जरूरतें हैं उसको लेके आएगी। हम लोगों ने दिल्ली के पहले आज तक देखिए, सत्ता के अंदर जो सरकार आती है वो चुनाव से पहले तो जनता को कहती है मेरे माई बाप हो, और जब जीत जाती है तो माई बाप को लात मार के घर से निकाल देते हैं। नालायक कपूत है इन लोग जो ऐसा करते हैं। आम आदमी पार्टी ने अगर दिल्ली के अंदर सीसीटीवी अगर आपके घर पे लगाया, उस घर मालिक को भी अपने साथ जोड़ा, उनको 50 यूनिट बिजली मुफ्त दी क्योंकि आपने अपने घर के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगाने दिया। आम आदमी पार्टी अगर किसानों की जमीन लेती है, जो इस समय बरसात हो रही है, पानी को रोकने के लिए, संरक्षित करने के लिए, उस किसान को 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का किराया देती है हर महीने का। तो ये आम आदमी पार्टी का सरोकार उत्तर प्रदेश में भी होगा। अगर हम जनता की, आप ये बताइए, इतने बड़े हाईवे बन जाते हैं, चाहे मुलायम सिंह ने हाईवे बनवाया, चाहे मेरठ हाईवे अभी योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे हैं, तो जो किसानों से जमीन ली गई उनका कोई सरोकार है? वो बकायदा लिख दिया जाता है कि उनकी बैलगाड़ी उस रास्ते पे नहीं जाएगी, उनका ट्रैक्टर उस रास्ते पे नहीं जाएगा, टू व्हीलर वाले उस रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। मगर आम आदमी पार्टी कहती है नहीं, जिस किसान से हमने जमीन ली उसको भी हम रेवेन्यू में सरोकार रखेंगे, उसको भी उसका लाभ देंगे। आप आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रोज फीसें बढ़ रही हैं, कभी सरकार का कभी जवाब आया। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर उनको हम लोगों ने टेक ओवर कर दिया, सर सवाल सुनिए। अगर किसी ने एक फीस बढ़ाई, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अपना जनाधार आपको बनाना है, नेता उसके लिए चाहिए, बड़े दिग्गज नेता। अभी आम आदमी पार्टी क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने जा रही है, तो बड़े नेताओं की जरूरत है, तो आएंगे कहां से? मैं आपको बता दूं, किसी दूसरे राजनीतिक दल से आएंगे। और अगर फिल्टर किया जाएगा, अगर उन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे भी, तो क्या ये सबसे पहले पैमाना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपराधिक छवि के वो नेता हो? नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, 2013 में जो हमारे जितने भी प्रत्याशी थे, वो कोई इंजीनियरिंग करने आया हुआ था, कोई अदालत की वकालत कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उनको आम आदमी पार्टी ने चुन के टिकट दिया क्योंकि सीसीसी मॉडल पे हम लोग चलते हैं। क्रिमिनल केस ना हो, कोई उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल ना हो और पब्लिक से कनेक्ट हो। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी उसी पॉलिसी के तहत चलेगी। अगर किसी पार्टी से, देखिए सारी पार्टी बुरी नहीं है, आप सुन लीजिए, भाजपा पूरी तरह से बुरी नहीं है, कांग्रेस पूरी तरह से बुरी नहीं है, बीएसपी के जो लोग हैं पूरी तरह से बुरे नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी पार्टी को बुरा नहीं कहती, उस पार्टी में जो नेता है उसको बुरा कहती है। इनको मिर्ची लग रही है इस बात में, इनको मिर्ची लग रही है क्योंकि इनके मुख्यमंत्री भी जो है वो भी दागी हैं, उप मुख्यमंत्री भी दागे हैं, 114 विधायक जो वो दागी है। मगर आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने भी इल्जाम इन्होंने दिल्ली में लगाए, माननीय न्यायालय सभी को बरी किया। नहीं, गुंजाइश आपने छोड़ देना। आपने पार्टी के उन नेताओं को, ठीक है, आपने पार्टी के उन नेताओं के लिए कुछ नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल गलत नहीं होता, क्योंकि आप भी चाहते हैं और ये समझते भी हैं कि आने वाले समय के अंदर जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी या जो नाराजगी अपनी राजनीतिक दल से दिखाएंगे तो वो आम आदमी पार्टी के पास आ सकते हैं। तो इन संभावनाओं को लेकर के आप ही आम आदमी पार्टी, देखिए मेरी बात समझिए, आम आदमी पार्टी जो है, जो हमारे मुख्य अरविंद केजरीवाल हैं, सांसद संजय सिंह जी, उनका साफ ये कहना है कि कभी भी कोई पार्टी बुरी नहीं होती, उसमें अच्छे व्यक्ति भी होते हैं। अगर अच्छा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होंगे, कैरेक्टर लेस नहीं होगा और पब्लिक से कनेक्ट होगा, तो आम आदमी पार्टी को टिकट। हरी जी चर्चा में शामिल हुई सर। कहा कि देखिए, प्रीतपाल जी ने जो बात कही, दिल्ली में जहां इनकी सरकार है, जहां बड़ा स्वच्छता का ढोंग रच करके
आए थे, अपने विधायक और मंत्री जो हैं इनके, उनके ही ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए, वो उसको ही अगर सभी बरी हो गए सर, बड़ी बात होगी। सभी न्यायालय से बरी हो गए हैं। ये मुकदमे सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित थे और दूसरी ये चीज जनता समझ चुकी है। दूसरी 3 बात बार ये है, इस बार तो जवाब भी दे दिया सर। 14 बड़ी रैलियां मोदी ने की, 13 बड़ी रैलियां, यहाँ तक कि सड़कों पे अमित शाह उतर गए, तभी जनता ने जवाब दे दिया। माफियाओं को प्रवेश दिया। अगर आप उत्तर भारतीय जनता पार्टी को ऑटो पार्टी बना दिया, एक ऑटो में सब यहाँ वहां आते जाते हैं। तो अभी मुख्तार अंसारी को पंजाब में किस तरह संरक्षण दे रही थी, उसके लिए पूरी तरह से गुजरात में क्यों दामाद बना रखा आपने, उनके खिलाफ जिसका आप नाम ले रहे हैं, गुजरात में दामाद क्यों बना रखा आपकी पार्टी ने? तो कांग्रेस आपकी पार्टी ने गुजरात में दामाद क्यों बना रखा? आप जानते हो खड़ी रहती है। ये बात को गुजरात में क्यों दामाद बना रखा है आपकी पार्टी ने? इसको पूरी तरह खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज में स्वच्छता और की हाबीगार है। जिस मुख्तार अंसारी का आप नाम ले रहे हैं, गुजरात में दामाद क्यों बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? आपराधिक व्यक्ति को अपने यहाँ टिकट नहीं देगी। प्रीतपाल जी, आम आदमी पार्टी को जरा दिल्ली में मुख्तार अंसारी को गुजरात में दामाद क्यों बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? अपने अब्बा जान को मिल जाएगी। अपने अब्बा जान को जो मुख्तार अंसारी नहीं, उनको ठीक है गुजरात सर, में ठीक है, दामाद क्यों बना रखा ठीक है। एक मिनट मधुकर पांडे जी, जी सवाल तो ये है कि आप भी तो हैं, संरक्षण कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं हरीश श्रीवास्तव जी। नहीं, देखिए पंजाब में अभी ये आरोप लगाना सरल है, लेकिन वो अपनी जो गुजरात में उसको कौन रख रखा है, और आज वो अपनी गाड़ी ये बैठ कर रहा था, चिल्लम चिल्ली के करने से क्या फायदा है? गुजरात में कौन रख रखा है? गाड़ी पलटाने का आपको बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। दूसरे पर आरोप लगाना, वो अपराधियों की गाड़ी पलटवा देती है कि भाई एक भी अपराधी को टिकट नहीं देगी। सब गाड़ी पलट रही है। अपराधियों की गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए। सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी इस बात से दुख है क्या? ये तो सर्टिफिकेट है आपके पास। उनमें कोई भी आपराधिक दर्ज नहीं है। अपराध वो संविधान पे भरोसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास संविधान पे भरोसा नहीं है। वो संविधान की प्रतियां जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतियां जलाने में विश्वास रखती है। संविधान को ढूंढने का काम अगर किसी ने किया है देश के तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दिल्ली में आज भी लोग वो न्यायालय पे उसको भरोसा नहीं है। एक मिनट जरा, ठीक किस है। तरह का विकास मॉडल वहां पे है? विकास का मॉडल दिल्ली में कैसा है कि आज भी आदमी विकास के नाम पर स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को याद करता है? कैसा विकास का मॉडल है? शीला दीक्षित जी, चलिए ठीक है, मैं जरा आज तक कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं बन पाया। ठीक है, जनार्दन मिश्रा, जनार्दन अगर मिश्रा इतना जी, अच्छा काम होता है एक विधायक तो होता वहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है। आम आदमी पार्टी के नेता का इतना, जनार्दन मिश्रा जी, कि अगर उनके किसी भी नेता के ऊपर कोई भी मामला दर्ज था तो वो बरी हो गए हैं, तो उनको तो क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन वही अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे नेताओं को भी क्लीन चिट दी गई, तो ये कह दिया जाता है कि उन्होंने तो खुद ले ली है। यही एक आरोप प्रत्यारोप है, और ये अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और भी तेज होते रहेंगे। आज की जो चर्चा का विषय था ओवैसी की जो प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश में, इस पर हम लोग फोकस कर रहे थे। हाँ। और 10 साल पहले की जो जनगणना है 2011 की जनगणना के अनुसार 20 से 21% मुसलमान जो है प्रदेश में जो उनकी प्रेजेंस है, और कई सीटों पर ये अपना एक प्रभुत्व रखते हैं। और ओवैसी के आ जाने से जो सबसे बड़ा मतलब ध्रुवीकरण होगा, और जो वो कर भी रहे हैं, जो उनके बयानों के माध्यम से और जाकर रैलियों के माध्यम से जोड़ रहे हैं लोगों को, तो उससे कहीं ना कहीं से भाजपा को फायदा जरूर होगा, और उससे नुकसान विपक्षियों को हो रहा है। तो विपक्षियों में जो बेचैनी है वो उसकी मतलब इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि उसका कारण यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट्स को विपक्षी अपनी खेमे में खींचने के लिए दावे करते रहे, उस पर अपनी एक दावेदारी ठोकते रहे। लेकिन ओवैसी के आ जाने से इस बार समीकरण काफी बदले हैं, और इससे ना चाहते हुए भी भाजपा को फायदा होगा, और विपक्ष जी जो है वो अपनी चीजों को कैसे संभालते हैं, ये बड़ा प्रश्न बनेगा। ठीक है, मैं इसलिए मधुकर पांडे जी, इसलिए टीस है क्या मन में? नहीं, कोई टीस नहीं है। हम तो इस बात के, अगर कहीं न कहीं से जनता को गुमराह करके, बरगला करके, वोटों का ध्रुवीकरण करके मतलब कब्जा करने की कोशिश किया जाएगा पूरे चुनाव पे, तो यह उचित नहीं है। लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र तो जीवित तभी रहेगा जब फेयर बात होगी, और कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं कि टेलीविजन पर हम लोग साफ साफ बातें करेंगे
आगे चुनना जनता को है। जनता जनार्दन पांडे है, जी, वो भारतीय जनता पार्टी आपके नक्शे कदम पर ही चल रही है। बाहर है, हम सरकार से मनोज बाहर पांडे हैं, जी, लेकिन कांग्रेस के नक्शे कदम पर ही भारतीय जनता और पार्टी इस चल रही है। सिद्धांत पे गांधी आप के भूल गए इस बात को। अपराध की बात भारतीय जनता पार्टी अगर चल रही है तो इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर ही चल रही है। भाई आप जो इंदिरा गांधी किया करती थी वही आज मोदी जी और योगी कर रहे हैं अगर देश इंदिरा के गांधी ऊपर। के नक्शे कदम पर चलती तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बांट करके 2 देश कर दिया, अब तक बंटवारा 4 देशों में हो गया होता। इंदिरा गांधी की तुलना इस देश में कोई कर सकता है? तो इंदिरा गांधी ने जो कर्म किए थे उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। परिवार ने शहादत दिया है आजादी के आज भी देश भुगत रहा है उस बात को, लगातार लड़ रही है, आज भी लड़ रही है। संसद 84 का दंग सब भूला नहीं है देश, किसी पद पर नहीं आए, ये गलत है जो आप ऐसी चर्चा अच्छा नहीं कर प्रितपाल सकते। जी, प्रितपाल सलूजा जी, ठीक है कांग्रेस मधुकर ने पांडे जो जी, ठीक है कुकर्म मधुकर किए जी, थे उसी रास्ते। प्रितपाल सलूजा जी, जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद में हरीश जी आपके पास आऊंगा। लेकिन प्रितपाल सलूजा, आपको क्या नजर आता है, क्या इसमें अगर जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है और अगर दागी छवि के नेता को, किसी एक विशेष धर्म के नेता को अगर मैदान में उतारा जाता है, तो क्या इससे बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनको नुकसान होने जा रहा है? इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आम आदमी पार्टी इस बात को एकदम नहीं मानती है, दरकिनार करती है। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो जनता से सरोकार है, उससे है। बिजली, पानी, हाउस टैक्स, नौकरियां, स्कूल की जो मनमानी है, प्राइवेट स्कूल के भी हैं, जो यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर नीचे गिरता चला जाती को है, इन सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए आम आदमी पार्टी है। हम लोग किसी भी पार्टी से हमारा कोई वैर नहीं है। हम जनता के बीच में अपने काम को लेके जाएंगे, काम के आधार पर जाएंगे। हम वो दिल्ली गुजरात मॉडल को लेके नहीं जाएंगे, जो गुजरात मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त था। आज आपके चैनल भी दिखाते हैं क्या हाल है वहां पर। मगर उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली का जो मॉडल है, जो दिल्ली में हमने करके दिखाया, वो उत्तर प्रदेश में भी हम करके दिखाएंगे। ये का जो दम भर रहे हैं पांडे जी, 2013 बयान दिया था जब दिल्ली में सरकार ने सोचा था कि दिल्ली में सलूजा जी, इतनी महंगी ये सवाल बिजली पूछा जा क्यों रहा है है कि दिल्ली का मॉडल कौन, हम नहीं कर सकते। बारिश के बाद जो दिल्ली बनी, क्या पूरी दुनिया भर क्या वही मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाने जा रहे हैं? दिल्ली में केजरीवाल ने पूरी तरह से नहीं, प्रितपाल सलूजा जी, प्रितपाल सलूजा जी, दिल्ली मॉडल कौन सा वाला, ये सवाल पूछ रहे हैं बाकी राजनीतिक दल के नेता। ये पूछ रहे हैं कौन से मॉडल की आप बात कर रहे हैं? बारिश के बाद जो पूरी दिल्ली सैलाब की तरह बहने लगी, पानी हर सड़क पर बहने लगा, क्या उसी मॉडल की बात कर रहे हैं आप? आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली के अंदर जो सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो मात्र 40% वहां काबिज है। 60% जो है वो भाजपा के अधीन आता है। वहां के जो 7 सांसद है वो भाजपा के हैं। 165 जो एमसीडी के सभासद हैं और एमसीडी के जो मेयर हैं वो भाजपा के हैं। और जो नालियों को साफ करने का काम है, सड़कों को दुरुस्त करने का काम है, भारतीय जनता पार्टी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो। भारतीय अगर आपको जानकारी हो तो जहां पर पानी भरा है ज्यादा, छोटी गलियों में तो भरा ही है जो एमसीडी के अंडर आती है, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। और पीडब्ल्यूडी किसके अंडर आता है सर? पीडब्ल्यूडी किसके अंडर आता है? खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, वो आज का विषय नहीं है। लेकिन आप मॉडल की बात करें तो मैं उस मॉडल का जिक्र जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हरीश श्रीवास्तव, ठीक है सर। बढ़ चढ़ के करके दिखाया। हम लोगों ने पानी भी मुक्त कर दिया, बिजली भी मुक्त कर दी, महिलाओं को बसों में आवागमन मुक्त कर दिया। चलिए ठीक है, मैं हरीश श्रीवास्तव जी, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हम अपराधियों को प्रदेश से दूर कर रहे हैं, और ऐसी छवि उन्होंने बनाई है कि अपराधी जो है उत्तर प्रदेश में आने से कतराते हैं। तो क्या इसका फायदा उनको इस आने वाले चुनाव में मिलेगा? क्योंकि ओवैसी ऐसे लोगों को टिकट देने की फिराक में है या तैयारी कर रहे हैं जो आपराधिक छवि के नेता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि ये कह रही है कि हम प्रदेश से अपराधियों का सफाया करेंगे। हरीश श्रीवास्तव, निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपराध और भ्रष्टाचार की जीरो नीति की ताड़ना पे मजबूती के साथ काम किया है, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। भ्रष्टाचार पे भी आईएएस आईपीएस किसी को भी नहीं बख्शा। वही योगी आदित्यनाथ है जब कुलदीप सिंह सेंगर जी बलात्कार के मामले में आप फंसे थे, पूरा 1 साल तक मुकदमा नहीं होने दिया था श्रीमान जी। उन्होंने निर्णायक कुलदीप सिंह सेंगर जी के बारे में कुछ बहुत कह दीजिए यहाँ पे। सलूजा जी एक मिनट सुन लीजिए। प्रितपाल सलूजा जी, मैंने आपको मौका दिया। सलूजा जी मैंने मौका दिया, सुनिए जरा, सुनिए। दोषी नहीं साबित होने दिया। कोई काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया जो है। चिन्मयानंद जी हैं जो केंद्रीय मंत्री थे, उनको बाइज्जत बरी करवाया। कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कारी थे 1 साल तक मुकदमा नहीं होने दिया। सुन तो लीजिए, उसके बाद में आपको मौका दूंगा ना, आप अपने समय पर आप अपनी बात रखिएगा। देखा है उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला। ठीक है, आप काउंटर करिए। सलूजा जी क्या कह रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको जितना बताया गया तोते की तरह उसी को ही रिपीट कर रहे हैं।
कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव में इतना बड़ा कांड करके बैठा होता, बलात्कारी था, हत्यारा था, उसको 1 साल तक आपकी मीडिया के चैनल के माध्यम से देश सब जानता था, 1 साल तक उन्होंने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाथरस कांड में उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और यूपी के योगी आदित्यनाथ जी टीवी पे आके कहते हैं उस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ। जो दैनिक जागरण, जो भारतीय जनता पार्टी का पत्र, उनका मुख्य पत्र है, वो छापता है कि बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ। अंतुगतवा वो सामने आया कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। देश ने देखा, रात को 2:30 बजे अंधेरे में उस बच्ची को जला दिया गया। उनके परिवार को भी उस बच्ची की लाश नहीं दी गई अंतिम संस्कार के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर ठोकू की राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया कितने लोगों को ठोका आपको भी पता। 7,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं और मात्र 70 अपराधी पकड़े गए हैं। ये 7,000 जो इनकाउंटर हुए हैं, इसमें कितनी लेन देन अंदर हुई है, क्या प्रवक्ता यहाँ चैनल पे बताएंगे लोगों को? खाली ठोकों की राजनीति करने के बाद विकास दुबे कहां से प्रकट हो गया था? जो हमारे 8 पुलिस के जवान इसका जवाब कौन देगा? सुबोध सिंह को जो भीड़ की मौत ने हिंदू नेताओं ने जो घेर के मार दिया सुबोध सिंह को, योगी सरकार में उसकी पत्नी और उसका बेटा न्याय के लिए दर भटक रहा है। उसका क्या न्याय दिला पाई योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ के पैर में मेहंदी लगी हुई थी, वो उनके घर पे मिलने नहीं गए। सुबोध सिंह की पत्नी और उसके पुत्र को अपने घर पे बुला के मिलते, क्या वो राजा है? ठीक है सलूजा जी, एक मिनट जरा, ठीक है आपने सवाल उठाया, जरा जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हरीश श्रीवास्तव, वो कारगर होने वाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। दिल्ली में कामयाब हो गए, बात अलग की है, लेकिन उत्तर दिल्ली में लाइन ऑर्डर तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जनता स्पेस देने वाली नहीं है। दिल्ली में लाइन ऑर्डर की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के पास है, अमित शाह के पास है, मोदी जी के पास है। तो दिल्ली में ऑर्डर क्यों इतनी खराब हो गया है? क्यों वहां पे लोग खुलेआम गोलियां चला रहे हैं? महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार दिल्ली में हो रहे हैं। इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है। राजनीति में कामयाबी मिलना ही महत्वपूर्ण है क्या? यही तो सवाल है। क्या वो सफल है? तो उसी कामयाबी के लिए बताएं भाई ओवैसी को लाया गया है, कामयाबी के लिए ओवैसी को लाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी कबूल कर ले, इस प्रदेश की जनता जानती है। और हम लोग जब बात करते हैं तो कभी कामयाबी मिले ना मिले, गांधी के सिद्धांत है जिसपे हम आगे बढ़ रहे हैं, आम जनमानस की सेवा कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं। आगे जनता तय करे। जनता पार्टी अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, अपने नेतृत्व के बदौलत चुनाव में जाती है। अपराधी खुले घूम रहे हैं, किस तरह की नीतियां हैं? इस तरह ओवैसी जैसे लोगों के साथ पार्टी होती थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बैसाखी सारे देश की जनता के बीच में नहीं है, वो अपने नेतृत्व और नीतियों के बदौलत है। किस तरह की नीतियां हैं? आप कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरियों को दूर करे। कांग्रेस पार्टी बैसाखियों पर राजनीति करती रही होगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार में है, करती किस तरह अपने नेतृत्व नीतियों पार्टियों का गठबंधन है। वो भारतीय जनता पार्टी में आप जो बैसाखी से गठबंधन से सरकार चलाते हैं। जब जनता बाहर, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका विकास। चलिए ठीक है, मैं समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है, ठीक है। मैं जनार्दन मिश्रा जी, ये ओवैसी के लिए जो दागी छवि के नेता हैं, क्या उनके लिए अच्छे हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण की ओवैसी यही उनकी राजनीति है। वो पार्टी अपना आधार ढूंढ रही है, जिसको अपना स्कोर शुरू करना है, जिसको अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करनी है। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना टिकट जरूर देगी जिसमें जीतने की कुछ भी संभावनाएं हैं। तो वो ओवैसी की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, ये सब देखिए जो मूल्यों की बात होती है, जो संस्कारों की बात होती है, चुनाव से पहले तक होती है। और फिर वही बात मैं कहूंगा कि अपने नेता सब अच्छे हैं, उन पर दुर्भावना के कारण हमने चार्जेस लग गए थे, लेकिन जो दूसरा वाला है उसके ऊपर तो वो क्रिमिनल है। तो ये एक बिल्कुल ये जो सोच है ना, इसी को लेकर के सवाल है। खैर, इसलिए बार बार इस बार कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव के अंदर दागी छवि के नेताओं को साइडलाइन करना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को दिया है और आप इस मंच के जरिए जुड़े, आपने अपनी बातें रखी है। लेकिन साफ साफ है कि दागी छवि के नेताओं को अब साइड करने का वक्त आ चुका है, ताकि ऐसे आपराधिक छवि के नेताओं को जमीनी और चुनावी मैदान के अंदर ना उतारा जा सके। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।